हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी जीएल प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में, जिसमें हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस के 25 सवालों को जिन्हें पूछा गया था 26 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 2024 के प्रीलिम्स पेपर की ये थी लास्ट शिफ्ट। तो आप लोगों के साथ ये वीडियो 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन का जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसके जीएस जीके का एंड वीडियो होगा। तो इससे पहले के जितने भी हमने 36 37 वीडियोस के अंदर जीके जीएस के सवालों को डिस्कस किया है, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन आपकी इन सभी वीडियोस में करा जा चुका है। तो आप लोगों को ये जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सारी की सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन को अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो पिछले साल के पेपर में पूछे गए सवाल बहुत ज्यादा आप लोगों की हेल्प करते हैं। और ना सिर्फ मैंने उन सवालों को डिस्कस किया है, मैंने हर सवाल से संबंधित जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को ये सीरीज आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर हेल्प करेगी। तो फिर से आपसे मैं कहूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। चलिए इस लास्ट वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करके एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। काफी सारी चीजें मैंने इसमें प्रोवाइड की हैं आप लोगों को, खुद से एक बार आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ये सारे कोर्सेज हैं मेरे इस एप्लीकेशन के। तो जी, ये है आपका आज की इस क्लास का पहला सवाल। सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष लड़ने के लिए नेटल कांग्रेस की स्थापना करी थी। जब कभी भी नेटल कांग्रेस का जिक्र होता है ना, तो आप लोगों को उसमें गांधी जी का नाम याद रखना है। नेटल इंडियन कांग्रेस, इसको स्थापित करा गया था कि भाई जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं या फिर इंडियंस के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करा जाता है कहां पर, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसको हमें अपोज करना है। और गांधी जी इसको फॉर्म करते हैं 1894 में। ये समय याद रखिएगा, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का संबंध इससे याद रखिएगा, किस उद्देश्य से इसको फॉर्म करा गया है ये भी याद रखिएगा। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाता? विकल्प नंबर ए बन जाता, साउथ अफ्रीका। अच्छा, एक और सवाल यहां से आप लोगों से पूछा जाता है। बताइए कि गांधी जी का पहला मेजर इन्वॉल्वमेंट एक नॉन वॉयलेंट रेजिस्टेंस के अंदर कहां पर देखने के लिए मिला? तो ये आपको नेटल इंडियन कांग्रेस के जरिए इन्होंने जो भारतीयों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसके लिए जिस इस संस्था को स्थापित करा था, यही वो आपका पहला मेजर इन्वॉल्वमेंट है गांधी जी का। और यहीं से एक टर्म भी निकल कर आती है। कौन सी टर्म? सत्याग्रह। याद रखिएगा इन सभी बातों को। अगला सवाल है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हमने अपनी इस पूरी की पूरी सीरीज में कई सारे फोक डांसेस और उनके संबंधित राज्यों का जिक्र किया। यक्षगान को लेकर याद रखिएगा, ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जहां पर डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, कई सारी चीजें टेक्निक के रूप में यूज करी जाती हैं। और इसको प्रीडोमिनेटली कर्नाटक राज्य के अंदर परफॉर्म करा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट रोध का मात्रक क्या है? देखो, आप लोगों को पता है कि फिजिक्स के अंदर कई सारी जो आपकी टर्म्स होती हैं या फिर कई सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी यूनिट्स पूछ ली जाती हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको आप बोल दीजिए, या फिर आप इसको रेजिस्टिविटी बोल दीजिए, प्रतिरोधकता बोल दीजिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो कि क्वांटिफाई करता है कि कितना स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो को रेजिस्ट कर सकता है। तो इसकी यूनिट है भाई ओम मीटर। प्लीज याद रखिएगा, ऐसा यूनिट, इसको ओम मीटर से डिफाइन करा जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं यहीं पर आप लोगों से पूछता हूं। रेजिस्टिविटी का यहां पर जिक्र करा जा रहा है। इस रेजिस्टिविटी को एक हम टर्म से डिनोट करते हैं। उस टर्म को क्या कहा जाता है? ये है वो टर्म, इसको कहा जाता है रो।
ये भी याद रखिएगा कल को अगर ये आप लोगों से पूछ ले तो। ठीक है। अगला सवाल, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद किसके अंतर्गत संघ एवं राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं को आयोजित करता है? बहुत ही आसान सवाल है, आर्टिकल नंबर 315। ये यूपीएससी से संबंधित प्रोविजंस को डील करता है। यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है भारत के अंदर, जो कि जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज की, उसको लेकर एग्जामिनेशन कराता है। तो याद रखेंगे, ऐसे ही आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है राज्यों के अंदर जो सर्विसेज को लेकर अपॉइंटमेंट और एग्जामिनेशन होते हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए। तो याद रखेंगे, इस तरीके की बातें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कल को। अगला सवाल है, द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हैपेंड अमंग द पालाज, प्रतिहाराज एंड होम। पिछली शिफ्ट में भी ये सेम सवाल हमने डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, वो 8th और 10th सेंचुरी के बीच में देखने के लिए मिलता है। मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि जो रीजन है आपका, जैसे कि ये आपको पालाज नजर आ जाएंगे, बंगाल से ही संबंधित थे। प्रतिहाराज आपको नजर आ जाएंगे, जिनका संबंध आप मालवा रीजन से देखते हैं। और इसी प्रकार से तीसरे आपको नजर आएंगे राष्ट्रकूटास, जो कि आपको यहां पर ए ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका डेक्कन क्षेत्रों से हुआ करते थे। तो इनका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई कन्नौज के ऊपर अपना पावर को स्थापित करेंगे, क्योंकि कन्नौज पॉलिटिकल पावर बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर मानी जाती थी, प्रेस्टीज का एक सिंबल हुआ करता था कन्नौज। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे रखेंगे, बढ़ते हैं। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चर्मकारों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चलाया था? गुरु घासीदास। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे ल्यूसेंट कंप्लीट कवरेज को कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि ये एक सतनामी सेक्ट था। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये एक सतनामी संप्रदाय है। इसके फाउंडर हैं गुरु घासीदास, और चित्तागांव रीजन के अंदर इन्होंने इस सेक्ट को फाउंड किया था। अब इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था कि जो अनटचेबल्स हैं उनका सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट किया जा सके, जो लेदर वर्कर्स हैं उनको लेकर काम कर सकें, जो मोनोथेटिक फेथ है उसको प्रमोट किया जा सके। तो इनको लेकर आप सतनामी आंदोलन को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबनसिरी, जिया, भराली, धनसिरी और पुथीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? मैंने कुछ नदियों के नाम बताए हैं। आप लोगों को पता है, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और हमारे भारत देश की इंपॉर्टेंट नदियां और उनकी सहायक नदियों का डिस्कशन पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये सवाल जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी की डिस्कशन में मैंने पहले भी बताया था कि हिमालय के अंदर, मतलब तिब्बत में जो हिमालय है, वहां का एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है आपका? अंगसी। अंगसी ग्लेशियर, यहां से ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, फिर तिब्बत, इंडिया, बांग्लादेश से आपकी होकर गुजरकर आगे की तरफ बहती है। यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि ये सहायक नदियां कहां पर हैं, तो आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में कुछ नदियां देखने के लिए मिलती हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, जिनके नाम इन्होंने यहां पर आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, ये सुबनसिरी का तो कई बार नाम पूछा जा चुका है। प्रथम भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वॉज होस्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स तो ये 1924 में लाहौर में आयोजित करे गए थे भाई, याद रखिएगा, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। ब्रिटिश रूल के दौरान ये अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन ओलंपिक गेम्स, या फिर अगर मैं आपसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करूं, तो एक बॉडी है जो कि जितने भी भारत को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट होते हैं उनको ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट के अंदर भेजने का काम करती है। इसको कब स्थापित करा गया था? 1927 में स्थापित करा गया था। किसके द्वारा करा गया था? सर दोराजी टाटा के द्वारा स्थापित करा गया था। ये बातें याद रखेंगे आप। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि ठंडे जलवायु वाले स्थानों के अंतःग्रामी प्राणी गर्म जलवायु के संबंधित प्राणियों की तुलना में छोटे अंग या परिशिष्ट रहते हैं? मतलब
Which law states that the endothermic animals from cold climates have smaller extremities or appendages than closely related species from the warm climate? यार कई प्रकार के बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आप लोगों ने शायद सुने होंगे, इनमें से भी एक आपका ये नियम है जिसको एलन रूल कहा जाता है। इसमें ये बात करता है कि किस प्रकार से जो बॉडी की शेप और साइज होता है ना, वो एंडोथर्मिक रीजन में रहने वाले स्पीशीज का वेरी करता है क्लाइमेट के साथ। तो याद रखिएगा 1877 में इसको एलन के द्वारा, जोल एनल इनका नाम है, इनके द्वारा इसको दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में कपास वस्त्र उद्योग को प्रमुख प्रोत्साहन किसके कारण मिला? What gave a major impetus to the cotton textile industry in India after independence? देखो आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर एक स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के अंदर इसका सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है, जिसमें ये इंडिया के बने हुए जो सामान होता है उसको इनकरेज करता है। अंग्रेजों के जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनको बाइकआउट करने की बात करता है। तो इसी से हमारे देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये एक प्रकार से क्या होती है, रिवाइव होती है। तो स्वदेशी मूवमेंट आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। पुष्यभूति वंश ने प्रभार वर्धन के बाद पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति किस वंश को पराजित करके मजबूत करी? पुष्यभूति डायनेस्टी की बात हो रही है। आफ्टर प्रभाकर वर्धन strengthened its position in the region of Punjab and Haryana after defeating which of the following dynasties? जब पुष्यभूति डायनेस्टी का जिक्र होता है ना, तो उसको वर्धन डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तरी भारत के अंदर एक प्रोमिनेंट रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती थी। तो प्रभाकरन वर्धन के बाद उनका बेटा कौन? हर्षवर्धन, ये सिंहासन पर आता है और अपने किंगडम को फैलाने का काम करता है। फिर उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हुनाज ये भारत की तरफ टैग करते रहते थे। कई सारे नॉर्दर्न इंडिया के भाग को भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया था इंडियन रूलर्स को हराने के बाद। फिर उसके बाद ये हर्षवर्धन है जो कि इन हुनास को पराजित करता है और पंजाब और हरियाणा वाले रीजन के अंदर अपने कंट्रोल को कंसोलिडेट करता है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार की अच्छी तरह प्रबंधित उद्योग स्थापित की गई थी? विच टाइप ऑफ वेल मैनेज इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? चर्चा भी हुई है कई सारी, मैंने आप लोगों को कंपनियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि 1907 के अंदर एक टाटा आयरन और स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, इसको स्थापित करा गया था, है ना। तो स्टील इंडस्ट्री आप पहली चीज याद रखेंगे, जिसको वेल मैनेज इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। दूसरी चीज, एक पहली कॉटन मिल, फर्स्ट कॉटन मिल को स्थापित करा गया था कहां पर? बॉम्बे में। कब करा गया था? 1854 में। तो ये दोनों ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको आप एक ऐसा इंडस्ट्रियल भाग मानते हैं जिनका बहुत क्रूशियल रोल रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। चाहे हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करें, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज को जनरेट करने की बात करें, तो ये दोनों इंडस्ट्रीज आप लोगों को याद रखनी है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जिनको वेल मैनेज इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करा गया था। नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में दो शब्द शामिल हैं। 3 मामलों में दोनों शब्द एक जैसे अर्थ रखते हैं। किन मामलों में ये दोनों शब्द एक जैसे अर्थ नहीं रखते हैं? ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड्स 2 टर्म्स। कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ही ऐड नहीं करे इसमें। ये सवाल यार इनकम्प्लीट रह गया है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जीडीपी, जीडीपी, डिफ्लेटर, इनकी बात हो रही है, तो अभी मैं क्या ही बताऊं, टर्म्स यहां पर नहीं है, तो देखते हैं इसके ऊपर। विषु त्योहार किस निम्नलिखित राज्य में मनाया जाता है? विषु फेस्टिवल पर पहले भी आप लोगों के एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु और केरला राज्य के अंदर आपका सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये करेक्ट रहेगा भाई। तो ये एक प्रकार से न्यू ईयर है, मलयालम न्यू ईयर है ये, मलयालम न्यू ईयर को सिग्निफाई करता है ये। इसको लेकर एक सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन से महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये अप्रैल महीने में सेलिब्रेट होता है, ठीक है।
तो ट्रेडिशनल रिचुअल्स को काफी इंथुसियाज्म के साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, मिट्टी के पात्र मटका में पानी ठंडा रहने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इनकरेक्ट बताना है। जो मटके के अंदर पानी रहता है ना, उसको लेकर ये पूछ रहे हैं। पहला, मिट्टी का पात्र छिद्र युक्त होता है, यानी कि पोरस होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। दूसरा, पानी मिट्टी के पात्र के छिद्रों से बाहर निकलता है, यानी कि वाटर ओजेज आउट थ्रू दी पोर्स इन दी अर्थन पॉट, बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, पर्यावरण जलवाष्प पात्र में छिद्रों के माध्यम से प्रवेश करता है, यानी कि एनवायरनमेंट वाटर वेपर क्या इसके अंदर पोर्स के थ्रू एंटर करती है क्या? यही इनकरेक्ट है भाई। ठीक है, तो वाटर इवेपोरेट होता है, जो अर्थ है, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, इनके सरफेस पे, और ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, इसी से जो पानी मिट्टी के बर्तन के अंदर का पानी है ना, वो कूल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, तीसरा वाला गलत दिया था इन्होंने। फरवरी 2023 में वीवीआर सुब्रमण्यम को किसके रूप में नियुक्त किया गया था? यार, ये करंट अफेयर रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट वाला आपका टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड सवाल है। ये सीईओ बनाए गए थे नीति आयोग के, तो इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें। निम्नलिखित में से कौन अमृत धरोहर योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर लॉन्च करा था? भाई देखो, ये भी एक करंट अफेयर रिलेटेड ही सवाल है। तो ये जो अमृत धरोहर स्कीम है, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2023 के पर्यावरण दिवस के ऊपर लॉन्च करा गया था। इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि भाई जो हमारे देश के वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमियां हैं, रामसार साइट्स हैं, उसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके उनको रिस्टोर करा जा सके, उनको प्रिजर्व किया जा सके। तो यहाँ पर टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। इसको कब लॉन्च करा गया ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य में लू चलती है? बताओ भाई, किस राज्य में लू चलती है? इन तीनों में से राजस्थान में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं गर्मी के महीनों के दौरान। और ये जो लू है, ये क्या होती है? ये स्ट्रॉन्ग वार्म विंड्स होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, समर सीजन के अंदर ये चलती हैं। तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, वहां पर चलती हैं, सुखा देती हैं आदमी को। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा की परिभाषा है कितने से कितने वर्ष की आयु के बीच की आबादी? द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूज एज पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ, कहां से कहां तक की एज के बच्चों को आप नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर यूथ के रूप में डिफाइन करेंगे? तो 15 से 29 याद रखिएगा, ये नहीं पता होता है। और इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? ये जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 आई थी, जो हमारे देश का यूथ है उसको एम्पावर किया जा सके कि वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें। ये नहीं है कि वो टिकटॉक या फिर रील बनाकर डांस वांस करने का काम करें। मजाक कर रहा था। अगर आप रील बनाना पसंद करते हैं तो बनाइए, आजकल रील बनाने वाले ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अगला है भाई, कौन सा टीवी चैनल हर साल IMMIES पुरस्कार प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य भारतीय संगीत उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करना है? IMMES, तो आपने MTV चैनल देखा होगा। ठीक है, तो ये पॉपुलर टेलीविजन चैनल है जो कि म्यूजिक और यूथ कल्चर के ऊपर फोकस करता है, और ये अवार्ड इनके द्वारा ही सालाना दिए जाते हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट टैलेंट को अवार्ड देने के लिए। ओके, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? आप लोगों ने अगर मेरी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट इस यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी है, तो मेरे इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स वाले टॉपिक के अंदर ये टॉपिक मैंने कवर किया है। बीजिंग 2008 में इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के अंदर, और ये इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था जो कि ओलंपिक हिस्ट्री के अंदर जीता गया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के मुख्य कारण को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाता है? भाई, इकोनॉमिक रिलेटेड सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन? भाई, आप लोग मुझे बताओ कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ में बढ़ोतरी देखने के लिए मिले, तो इसका मतलब क्या है? कि ज्यादा लोग हैं जो कि नेशनल इनकम को शेयर करेंगे, और इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम के अंदर आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी ना।
तो अगर जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज नहीं करती है सेम रेट पर, नेशनल इनकम अगर मैंने कांस्टेंट रख दी और मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ा दिया, तो पर कैपिटा इनकम तो डिक्रीज ही हो जाएगी ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की इंक्रीज में आप लोगों को अगर बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है और आपकी जो नेशनल इनकम है वो कांस्टेंट है, तो पर कैपिटा जो इनकम है वो आपकी गिरेगी। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से संबंधित है? भाई देखो, कभी भी कोई भी एजेंसी, कोई भी संस्थान, कोई भी राज्य, कोई भी मिनिस्ट्री किसी भी प्रकार का अगर पोर्टल, एप्लीकेशन, इनिशिएटिव, स्कीम लॉन्च करती है, तो हमें इसको याद रखना होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर एनडीडीबी का नाम दिया गया है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको लेकर एक सवाल पूछा जाता है कि इसको कब स्थापित करा गया था? तो 1965 में इसको स्थापित करा गया था, सो दैट कि इसको प्रमोट करा जा सके, इसको फाइनेंस किया जा सके, इसको सपोर्ट करा जा सके जो प्रोड्यूसर ओड और कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके द्वारा ही इस ई गोपाला एप्लीकेशन के वेब वर्जन को डेवलप करा गया था, इसी से संबंधित है ये। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के संबंध में बारे में बताता है? पार्ट नंबर 4, आर्टिकल नंबर 46 डीपीएसपी के अंदर है। ये मैंडेट करता है कि जो राज्य है उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी के वीकर सेक्शंस के क्या करने चाहिए? प्रमोट करने चाहिए। उद्देश्य यही है कि जो ये ग्रुप्स हैं इनके किया जा सके सोशल जस्ट इनजस्टिस से, जितने भी इनके एक्सप्लॉयटेशन होते हैं उससे इनको बचाया जा सके। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पंडित राम नारायण बहुत बड़ा नाम है और इनको सारंगी को पॉपुलराइज करने के लिए जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें पूछ लिया तो आगे नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित करा गया था 2005 में। ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं ये। इंडिया का हाईएस्ट, वन ऑफ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। ठीक है। तो भाई ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है रॉबिन SIRG। इस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट, कोई भी आपको बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। और बाकी ये मेरे एप्लीकेशन का लिंक जो है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इन सभी को आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ये सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे किसी और शिफ्ट की वीडियोस में। थैंक यू। आई होप ये सीरीज आपको फायदेमंद लगी होगी। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। आई होप थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।